अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MT एजुकेशन जाले। आज हम लोग चर्चा करेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2। अभी जो सॉल्व किए जा रहे हैं ये NCERT मैथ होगा, ठीक है। उसके बाद जब NCERT मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद भारती भवन, स्टूडेंट फ्रेंड्स और बहुत सारे कैटेगरीज की जो किताब है सारी को सॉल्व किए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो अगर देखा है, अगर नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर देख लें। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो जाकर के चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट खोलें और उसमें पहले थ्योरी आप जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का थ्योरी होगा 1 और 2, उन दोनों का आप पहले देखें। अगर उनको नहीं देखिएगा तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप जाकर के पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और पहले थ्योरी 1 और 2 का क्या करेंगे, थ्योरी को देखेंगे। वीडियो वाला पूरा देख लीजिए और उसको नोट कीजिए कॉपी में। नहीं होता है तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट खोलिए और उसके अंदर जाकर के थ्योरी देख लीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2। इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका आता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। सत्य मतलब सही, असत्य मतलब गलत। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आप जो इन तीनों पॉइंट को बताइएगा। ये जो पहला पॉइंट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा पॉइंट आता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तीसरा पॉइंट आता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप जो ये तीनों पॉइंट बताइएगा कि ये तीनों सही है, कौन सही है कौन गलत है, और उसका जो सत्य असत्य लिखिएगा कि ये सत्य है ये असत्य है। उसका कारण बताना पड़ेगा कि आप किस आधार पर सत्य कहें और किस आधार पर असत्य कहें, वो कारण आपको लिखना होगा इसके उत्तर में, ठीक है। सत्य लिखने के बाद उसका कारण भी बताना पड़ेगा आपको। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर थ्योरी आप लोगों ने इसका नहीं पढ़ा है, इसका नहीं देखा है थ्योरी, तो प्लेलिस्ट खोलिए और जाकर के थ्योरी 1 और 2 दोनों को आप पहले देखिए अच्छे से। अगर नहीं देख रहे हैं, अगर आता है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो जाकर के पहले उसको देखिए, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि इसका डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन याद नहीं होगा तो इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा आप। पहला क्वेश्चन आता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक अपरिमेय, क्या बोल रहा है? जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, मतलब कि वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले जानना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। तो मैं साइड में लिख रहा हूं आपको, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा आता है वास्तविक संख्या। चलिए अब दोनों का पहले डिफिनेशन आपको जानना पड़ेगा। डिफिनेशन क्या है अपरिमेय संख्या का? पहले अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन जानेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, जिन्हें P/Q के रूप में, मतलब कि बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक और Q नॉट जीरो, मतलब कि बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए और उसको बट्टे में भी नहीं लिखा जाना चाहिए। मतलब कि उसके नीचे 1 भी ना हो, 2 भी ना हो, 3 भी ना हो, 4 भी ना हो, 5 भी ना हो। Q के स्थान पर Q वाला चिन्ह होना ही नहीं चाहिए, उसमें Q होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि जिनको बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या हुआ। जैसे अपरिमेय संख्या में आप लोग जानेंगे √2, √3, √5, 0.3 पर बार और एक पाई आता है। पाई को भी बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, 0.3 पर बार। 0.3 पर बार का मतलब क्या हुआ कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। इसके लिए हम अगले अध्याय में जब पढ़ेंगे, अगला आएगा शांत और अशांत वाला, तो उसमें जाके हमको पता चलेगा कि ये चीज़ शांत है या अशांत। तो उसमें आपको जाके पता चलेगा कि ये परिमेय, जो संख्याएं शांत होती है वो
परिमेय होती है और जो अशांत होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब आती है वास्तविक संख्या के बारे में। इसके बारे में अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अगले एक्सरसाइज में 1.3 में जब जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या का आपको डिफिनेशन मालूम होना चाहिए। वास्तविक संख्या होती क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके क्या बनता है? वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है और जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो सारी की सारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत शामिल होती आती है। अब इसके अंतर्गत जैसे 0, 1, 1/2, 5/6, अब आ गया √2, √3, √5, 0.3 पर बार और पाई। ठीक है। अब देखो इसमें क्या, वास्तविक संख्या में जितनी भी अपरिमेय होगी और जितनी भी परिमेय संख्या दोनों ही क्या होगी? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा था? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मतलब कि जितनी भी अपरिमेय संख्या है क्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है? हाँ बिल्कुल आती है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सारी अपरिमेय संख्या आती है। जितनी भी अपरिमेय संख्या है सारी की सारी क्या आती है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। और परिमेय संख्या भी सारी की सारी परिमेय भी आती है और सारी की सारी अपरिमेय भी आती है। लेकिन यहां पर अपरिमेय दिया तो अपरिमेय ही सारी की सारी अपरिमेय भी आती है। तो आपको यहां पर लिखना होगा सत्य। क्या लिखना होगा? सत्य। अब इसका कारण आपको देना पड़ेगा। कारण क्या है? क्यों सत्य है? ये सत्य क्यों है? तो सत्य क्यों है इसको बताने के लिए आपको तो मालूम चल गया कि हाँ सत्य क्यों है, क्योंकि जितनी की जितनी अपरिमेय संख्या है वो सारी की सारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, उसके संग्रह में शामिल होती है। आपको मालूम चल गया। तो अब आप जो कॉपी में लिखिएगा तो टीचर को भी मालूम होना चाहिए, एग्जामिनर को भी मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए चलिए हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के संग्रह में शामिल होती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सत्य। क्यों सत्य हुआ? क्योंकि जितनी भी अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के संग्रह में शामिल होती है, इसलिए क्या हुआ? ये सत्य है। देखिए मेरे पास स्पेस कम है, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ऐसे, इसको तो हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है। तो यहां पर आपको बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। चलिए दूसरा कोशिश करते हैं इसी में सॉल्व करने की। सॉल्यूशन नंबर 2। अब दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा पॉइंट पर गौर करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या हो। ये तो पहला हो गया। चलो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या बोल रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो सबसे पहले तो यहां पर पॉइंट आया संख्या रेखा। क्या आया? संख्या रेखा। तो आपको जानना पड़ेगा कि संख्या रेखा है क्या। तो संख्या रेखा जानने के लिए आपको मैं बता दूं, संख्या रेखा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है संख्या रेखा, 0, -1, -2, -3, -4। इसको और बढ़ा सकते हैं जहां तक अनंत तक, जहां तक जाएगा। अब इधर प्लस वाली 1, 2, 3, 4। ठीक है, जहां तक आगे ले जा सकते हैं इसको भी इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका संख्या रेखा। ये क्या है? ये संख्या रेखा। संख्या को जिस रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर संख्या रेखा पर क्या होता है कि प्लस वाली भी संख्या होती है और माइनस वाली भी संख्या होती है, और न तो प्लस वाली और न तो माइनस वाली भी संख्या होती है। न तो प्लस वाली संख्या और न तो माइनस वाली, ये जीरो है। जीरो क्या है? न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है, न तो उसको प्लस में लिखा जा सकता है न तो माइनस में। ये भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित होता है और बीच का होता है, ये मिडिल होता है दोनों संख्या का।
अब देखो इसमें क्या है, बाईं तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है ऋणात्मक संख्या चलती है, ऋणात्मक संख्या, और ये लेफ्ट हैंड साइड बढ़ती है, और इसमें धनात्मक संख्या जो है राइट हैंड साइड बढ़ती है, ठीक है, राइट हैंड साइड। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर बढ़ने वाली संख्या को किस नाम से जाना जाता है, तो ऋणात्मक संख्या के नाम से जाना जाता है, और दाईं ओर बढ़ने वाली संख्या को किस नाम से जाना जाता है, धनात्मक संख्या के नाम से। तो अभी तो हमको बात करना है क्या कि रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा पर आप देखिए कि यहां पर धनात्मक संख्या भी है, प्राकृत संख्या अब आपको समझना पड़ेगा, प्राकृत संख्या, यहां पर क्या बोला, एम एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा पर तो आप देख लीजिए कि प्लस वाली भी संख्या, माइनस वाली भी संख्या और जीरो भी है। अब समझेंगे प्राकृत संख्या, क्या समझेंगे, प्राकृत संख्या, प्राकृत, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, गिनती एक से शुरू होती है, ठीक है, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है सारी की सारी प्राकृत संख्या कहलाती है। अब प्राकृत संख्या गिनती कहां से शुरू करते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 जहां तक जाएगा वहां तक, ये सारी की सारी क्या हुई, प्राकृत संख्या हुई। इसमें माइनस वाली संख्या नहीं होती है, ना तो जीरो होती है। अब यहां पर देखिए ये बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होगा, जहां एम एक प्राकृत संख्या। तो संख्या रेखा पर तो माइनस वाली भी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, जीरो भी है और प्लस वाली भी है। तो यहां पर तो खाली प्लस वाली तो है नहीं, लेकिन प्राकृत संख्या में तो सारी प्लस वाली आती है। तो यहां पर माइनस वाली भी संख्या है, तो संख्या रेखा पर माइनस वाली भी संख्या है, तो इसका हर बिंदु जो ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये भी बिंदु, ये भी बिंदु, सारे बिंदु के नीचे क्या है, संख्या प्रदर्शित की गई है, ठीक है, सारे बिंदु के सामने क्या संख्या प्रदर्शित की गई, ये माइनस वाली संख्या है, ये प्लस वाली संख्या है। तो संख्या रेखा पर दोनों संख्याएं होती है, तो केवल m जो है एक प्राकृत संख्या कैसे हो सकती, नहीं हो सकती है, ठीक है, जहां m एक प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अगर -4 का आप यहां पर रूट m दिया हुआ है, मतलब कि रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब यहां पर -3 है, तो -3 का वर्गमूल निकालेंगे तो माइनस में ही आएगा, प्लस में तो आएगा नहीं, माइनस में आएगा। जहां माइनस में आया तो m माइनस वाली जो संख्या होगी, तो माइनस वाली संख्या तो प्राकृत संख्या के अंतर्गत है ही नहीं, प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती ही नहीं है। तो ये क्या होगा, यहां पर ये जो बोल रहा है कि m एक प्राकृत संख्या नहीं, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी भी प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकता है। ऋणात्मक संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए संख्या रेखा पर दोनों संख्याएं प्रदर्शित की जाती है, प्लस वाली भी माइनस वाली भी, और माइनस वाली संख्या का जो वर्गमूल होता है वो प्लस में नहीं होगा, प्लस में नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये कथन आपको देखिए क्या होगा, असत्य, क्या होगा, असत्य। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए इसको मिटा करके मैं यहां संख्या रेखा बना देता हूं, आसानी के लिए आप लोग नोट कर लेंगे वर्किंग में, ठीक है। यहां पर वर्किंग नाम दे देता हूं, एग्जाम में भी आप लोग साइड में वर्किंग दे सकते हैं, ठीक है, आपका नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। संख्या रेखा, आपको संख्या रेखा दिखा दे, संख्या रेखा, यह है संख्या रेखा, -1 -2 -3 -4। अब इधर भरा 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4। इसको जहां तक आप 5 6 7 8 9 10 सब ले जा सकते हैं, जहां तक आपको मर्जी हो वहां तक ले जा सकते हैं, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से मैंने 4 तक ही दिखाया है, ठीक है। तो इसमें देखो ये सारी संख्या, ये इसमें तो खाली प्लस वाली, इसमें माइनस वाली भी है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो प्राकृत संख्या तो होगा नहीं, आंसर प्राकृत संख्या होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूट m दिया हुआ है। तो m क्या होना चाहिए, यहाँ पर m माइनस में भी होना चाहिए और प्लस में भी होना चाहिए, प्राकृत संख्या भी होना चाहिए और पूर्णांक संख्या भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या, तो नहीं, प्राकृत संख्या नहीं होगा। यहां पर क्या लिखेंगे, असत्य, क्या लिखेंगे, असत्य। असत्य क्यों लिखा हमने, उसका कारण देना पड़ेगा। आपको तो समझ में आ गया कि संख्या रेखा पर दोनों संख्याएं होती है, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी, और ऋणात्मक संख्या, माइनस वाले को हम बोल रहे हैं ऋण संख्या या ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होता है, ये लिखना पड़ेगा कारण में, कारण में लिखना होगा। संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, संख्या रेखा पर
धनात्मक और ऋणात्मक दोनों या तो आप सीधे डायरेक्ट ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, मैं दोनों लिख रहा हूं। संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है। होती है होती है और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं होता। एक प्राकृत संख्या नहीं होता। संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। नहीं, देखो यहां पर स्पेस कम है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से मैं मिटाऊंगा अभी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। मैं मिटा देता हूं यहां पर। चलिए, संख्याएं होती है और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, तो समझ गए होंगे कि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका कारण समझ गए, संख्या रेखा पर समझ गए कि कौन कौन सी संख्याएं आती है। संख्या रेखा फिर से बना दूं, चलो लो फिर से बना देते हैं। अब ये हो गया, क्या हो गया आपको, -1 -2 -3 -4। अब इधर भी ले लें, 1 2 3 4। चलिए, मैं इसको इरेज करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अब इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तीसरे पॉइंट पर चलिए, तीसरा पॉइंट आता है। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या आता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब कि जितनी भी वास्तविक संख्या है सारी की सारी एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, तो जैसा कि अभी हमने डिफिनेशन पढ़ा था इसका, वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या का, तो आपने डिफिनेशन पढ़ा था, पहले तो लिख दें हम, अपरिमेय था, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में आपने देखा था कि √2 √3 √5 0.3 पर बार और पाई आदि डॉट डॉट डॉट, आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती थी वास्तविक संख्या आपने देखा था कि इसमें क्या होता है कि परिमेय संख्या भी होती, क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है। बट्टे में खाली 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बट्टे में खाली Q0 मतलब कि P/Q का रूप जब होगा तो उसका Q जो है 0 नहीं होगा, मतलब कि 0 बट्टे में नहीं आना चाहिए खाली, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। वास्तविक संख्या
इसमें लिखेंगे, इसमें क्या होगा आपको 0 भी होगा, 1 भी होगा, 1/4 भी लिख सकते हैं, 5/6 भी लिख सकते हैं, और ये जितनी सारी संख्या सारे को लिख दो, √2, √3, √5, 0.3 पर बार और पाई, और इसमें 22/7 भी होगा। ठीक है, इसका मान है पाई का मान होगा, और डॉट 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 और भी बहुत सारी संख्या है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या जितनी की जितनी है सारी की सारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ रही है। अब यहां पर बोल रहा प्रत्येक जितनी वास्तविक संख्या, मतलब कि जितनी की जितनी वास्तविक संख्या सारी की सारी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो देख लीजिए यहां पर वास्तविक संख्या जितनी है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या में नहीं आ रही है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ ही नहीं रही है। अब देखो यहां पर 0 है तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत 0 है, वास्तविक संख्या में तो 0 आता है, लेकिन अपरिमेय संख्या में तो 0 है नहीं, 0 है कहीं पर नहीं है। वास्तविक संख्या में 1 आता है, क्या अपरिमेय संख्या में 1 है? नहीं है। अब वास्तविक संख्या में देखो 1/4, 5/6, 22/7 क्या है इसमें? अपरिमेय संख्या में नहीं है, अपरिमेय संख्या में नहीं है। जितनी वास्तविक संख्या सारी की सारी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा? इसका क्या लिखना होगा? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, सारी की सारी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो नहीं होती है तो आप नहीं को क्या लिखेंगे? औसत। क्या लिखेंगे? औसत। ठीक है, अब इसका कारण भी देना पड़ेगा। भाई आप किस कारण से कह रहे हैं कि औसत है? ये आपका कारण क्या है? आपका कारण यह है कि जितनी भी वास्तविक संख्या होती है सारी की सारी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। ठीक है, कारण वास्तविक संख्या के अंतर्गत संख्या के संग्रह में लिख लीजिए, के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। तो आप समझ गए इसका कारण क्या है, असत्य क्यों हुआ? क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्या होती है वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी संख्या भी आती है, परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है, दोनों संख्या आती है। तो दोनों संख्या आएगी तो वास्तविक संख्या एक संख्या कैसे हो जाएगी? अपरिमेय कैसे हो जाएगी? हो ही नहीं सकेगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। यही कारण है इसका कि ये क्या है? असत्य है कथन हमारा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब बिना देर के हुए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बने रहिए वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।